नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनातनी लगातार जारी है। विवाद का अब तक कोई समाधान नहीं हो सका है। एलएसी पर यथास्थिति बनी हुई है। इस टेंशन का सलूशन कब होगा, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है। भारत में अपनी जमीन की हिफाजत करने की पूरी ताकत है। राजनाथ सिंह ने किसान आंदोलन पर भी बात की। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए किसान आंदोलन के जल्द ही समाधान की उम्मीद भी जाहिर की। मेरा पहला सवाल चाइना को लेकर, डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो एक किस्म से रुक गई है। अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ये बात सच है कि इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है। वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं, यथास्थिति बनी हुई है। तो अगर यथास्थिति बनी हुई है, उसका मतलब डिप्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से। जब यथास्थिति बनी रहेगी, स्वाभाविक है डिप्लॉयमेंट कैसे कम होगा। तो डीएस्केलेशन भी नहीं, ना डिप्लॉयमेंट, ना तो डिप्लॉयमेंट हमारा कम होगा और मैं समझता हूँ कि उनका भी डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा। तो स्टेटस को किसी तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। हाँ, मैं इसे मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ जी। हाँ, लेकिन बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले, तो बातचीत, ये हमारी अपेक्षा है। बातचीत बैक चैनल्स के जरिए चल रही है, क्योंकि अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ, मिलिट्री लेवल के हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल के हो, बैक चैनल चल रहे हैं। नहीं, उनके भी हॉटलाइन मैसेज आए थे, हमारे भी हॉटलाइन मैसेज उनको गए हैं। बराबर अभी किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है। सर, 50 साल के बाद 2020 में बुलेट्स चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांति की कोई संभावनाएं आपको ज़रा भी दिख रही हैं? भारत तो सदैव से ही विश्व शांति का पुजारी रहा है। केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है, भारत तो विश्व शांति का पुजारी रहा है। हम शांति तो सदैव चाहते हैं। पर ये तो गोल हुआ ना सर, ये तो एक जैसे कहते हैं कि एक पॉलिसी मैटर है कि शांति, कौन कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते। शांति तो हर मुल्क कहता है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन एक एक्सपेंशनिस्ट गोल है चाइना का, दूसरों की ज़मीन हड़पने का। ऐसी स्थिति में शांति कैसे हो सकती है किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है कि किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। सर, आप कहते हैं कि भारत में क्षमता है, ताकत है, लेकिन बहुत ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क में और बाहर जो कहते हैं कि चाइना का मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है, ना हमारे पास डिफेंस की कैपेसिटी है, हम तुलना भी नहीं कर सकते, लड़ाई करने की बात अलग है। अब ऐसे एक्सपर्ट्स के अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन उनकी हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे हम भारतवासियों को अपनी सेना के ऊपर नाज है, फक्र है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी, पर ये सेना के बारे में नहीं है, ये कहना है कि मतलब उनका कहना है कि ये सेना की गलती नहीं है, ये हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो रही हैं, हमने कभी डिफेंस को एक ऑप्टिमम लेवल पे हम कभी नहीं ला पाए सालों साल, क्योंकि हमारे में हम एक मिलिट्री पावर नहीं रहे हैं, हम एक सॉफ्ट पावर रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक डेवलपिंग
पावर हैं, नॉन एक्सपेंशनिस्ट है, इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाता था। देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है। और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ब्लैंक चेक दिया गया है, एक ओके दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े सिक्योरिटी के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं, हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है जी। कि यहाँ संयम की आवश्यकता होती है, वह संयम का परिचय देते हैं। जहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और ये जो कुछ भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहा हूँ। जो कुछ भी बातें बोल रहा हूँ एकदम बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। आप गए थे वहाँ पर? कहाँ पर? आप लद्दाख गए? लद्दाख में गया था, और वहाँ पर वहाँ मैंने अपने सेना के जवानों से भी मैंने बातचीत की। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहाँ पर हमारे सैनिक जो हैं वो दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, और जो गलवान में हुआ उससे दुख हुआ ज़रूर, लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी? हौसला हमारे जवानों की बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी। जब मैं गया था हमारे जवानों का हौसला बुलंद था। और वही मैं कहता हूँ, कुछ कूटनीतिक कारण होते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालों का एकदम बिल्कुल खुलकर जवाब देना, खुलकर बोलना, या कभी कभी कुछ अपनी मजबूरी भी होती है, कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, और संयम का भी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। अभी चाइना जो है प्री अप्रैल 2020 पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे। तो ऐसे में सर्दियों के वक्त क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है? देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, आपने अभी हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये हमारी बात को मैं समझता हूं सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा तो कम से कम ये फख्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वह सच बोल रहा है। जी। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर भी ट्रांसग्रेशंस के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटेलाइट्स के ज़रिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के, वहाँ पर रोड डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर फोर्सेस जा रही हैं। क्या हमारे फोर्सेस वहाँ पर उसी नंबर के साथ और उसी मतलब वैसे ही सक्षम है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स? देखिए, भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हाँ, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला आ रहा है, लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं
उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर ये आवश्यक है और वह काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को उनके डिस्प्यूट्स को ज़िंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी? मतलब एक एकतरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी। क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नज़र तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है। ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, भले ही अटैक ना हो, लेकिन हर किस्म से आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो। देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहाँ तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की ज़रूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। आप क्रॉस बॉर्डर के लिए कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जो मुझे कहना था वो कह दिया मैंने। रक्षा मंत्री जी, एक तरफ होता है कन्वेंशनल वॉर, एक तरफ होता है साइबर, एक तरफ होता है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में कई किस्म के टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जी। और चाइना जो है, अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाया कि कैसे हाइब्रिड वॉर उनके खिलाफ चाइना ने किया था। मतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन पार्टी है, पार्टी के लोग जो हैं वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं और वो अंदर से पार्टी का काम यानी चाइना का काम करते हैं दूसरे मुल्कों में बैठकर। और क्या वो हमारे यहाँ भी हो रहा है? हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने कुछ ऐप्स बैन किए हैं, पर इसके आगे भी कुछ है? आपके पास कुछ ऐसी इंटेल तो आई होगी जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने देश को बचाने के लिए अथवा इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो अपनी व्यवस्था रखती हैं। भारत तो अब कोई कमज़ोर देश नहीं है, भारत ताकतवर देश है। भारत को भी इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब भारत कर रहा है। मैं दुनिया के अन्य किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता कि वह कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के साथ कर रहा है, कौन किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, इन सब सारे चैलेंजेस के खिलाफ जो कुछ भी करना चाहिए भारत तो कर रहा है और आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो भारत और करेगा। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत अरसे से लोग कहते हैं मैंने आपका सवाल बहुत ही ठीक था, इसमें कहीं दो राय नहीं, कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट, कि इंडिया समझता है कि वो शांति चाहता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं, पाकिस्तान के अलावा और कोई करेगा नहीं। ये सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये सही है या आप समझते हैं कि ये गलत फहमी है? नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब? तो सॉफ्ट तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें।
ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। सर, क्योंकि इस किस्म के वॉर में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता, इसलिए मालूम है, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल है। और पहचान करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन क्या हम में क्षमता है उसे पहचानने की और ये जानने की और समझने की कि हमारे खिलाफ ऐसे वॉरफेयर शुरू हो चुका है? मुझे लगता है बहुत पुराने भारत की आप बात कर रहे हैं जी। अब इन सब सारी चैलेंजेस का भी मुकाबला करने की तैयारी भारत की है, और भारत अपनी ताकत को और भी साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अधिक ताकत बढ़ा रहा है भी हमारी ताकत इसमें। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था। इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है, ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी आरएसएस बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर? ये सही है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं, चाहे पिछली सरकारें रही हूँ, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? किसी को नहीं, किसी को नहीं। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे देश को सारे भेदभावों को भूलकर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया, और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है, भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है, हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। जहां आप कहते हैं कि देयर शुड बी यूनानिमिटी, हाँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि बीजेपी जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतने उलझन में पड़ गई थी, चाहे सीए हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक का हो। इंडिया वाज इन अ स्टेट ऑफ बबल, और उसमें उन्होंने, चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है? तो इसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी, अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और इस देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सही किया? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के बाद चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस संयम के साथ, जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत कभी परेशान नहीं रहा इधर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है, इन 6.5 वर्षों में किसी चैलेंजेस को लेकर परेशान हुए हों। इस स्थिति में न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है, न उनकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार को पाया है। कभी हम लोगों ने किसी चुनौती को लेकर एकदम बिल्कुल संयम नहीं खोया है। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्ट मैसेज दिया, लेकिन किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।